नमस्कार। आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के आज के इस एपिसोड में आप सभी समाज बंधुओं का स्वागत है। आदरणीय समाज बंधुओं, आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से कर्मयोगी नामक वीडियो सीरीज शुरू करके एक अभिनव पहल को हमने शुरू किया है और हमारी कोशिश है कि समाज के वो युवा जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपना मुकाम हासिल किया है, चाहे वो खेल का विभाग हो, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो या चाहे वो कृषि संबंधी विभाग हो, हमारी कोशिश यही है कि इस पॉडकास्ट वीडियो सीरीज कर्मयोगी के माध्यम से उन युवाओं की सफलता और उनके संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचाएं। आज ये कर्मयोगी सीरीज का दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अजय जी आंजना। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आपने मुझे आमंत्रित किया है। अजय जी के बारे में कुछ मैं ब्रीफ, हालांकि तो पूरी इनकी जीवन यात्रा सुनने के लिए हम इस कर्मयोगी सीरीज के मंच पर इनके साथ हैं, लेकिन एक समाज के लिए गौरव करने वाली बात यह है कि हमारे समाज का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पंजा कुश्ती में देश का प्रतिनिधित्व करके पूरे देश में समाज का परचम लहराया है, देश का नाम ऊंचा किया है। तो ऐसी प्रतिभाएं समाज को गौरवान्वित करने वाली होती है और हमारी कोशिश यही है कि समाज और अन्य विभागों में भी खेल के मैदान में आए और समाज के युवा खेलों को अपनाए। तो चलिए आज की वीडियो सीरीज हम शुरू करते हैं अजय जी आंजना से। अजय जी, यूं तो किसी ने कहा है कि अंजुली भरकर नदी हमें सागर तक लेकर जानी है, अंजुली भरकर नदी हमें सागर तक लेकर जानी है, काम कठिन है इसमें सारा जीवन भी लग सकता है। जब सफलता के लिए प्रयास होते हैं तो वो अंजुली भर भर के पानी देने जैसे प्रयास होते हैं, तब जाके ये एक नदी का स्वरूप लेता है। तो आपकी जो यात्रा है वो हम उसी एक विराट नदी की ओर जाते हुए देख रहे हैं कि एक छोटे से गांव रत्नाखेड़ी से आप बिलोंग करते हैं और वहां से आपने यात्रा शुरू करी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पहुंचे। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा, जो आमतौर पे शिक्षा से जुड़ा हुआ ही हम करते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में, तो आपकी जो पढ़ाई के बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे एथलीट तो हैं ही सही, लेकिन आपका एजुकेशन का क्या रहा और आपने किस तरह कहाँ तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। जी सर, नमस्कार। मैं अजय आंजना, गांव रत्नाखेड़ी, उज्जैन जिले के पास गांव है छोटा सा रत्नाखेड़ी, वहाँ का निवासी हूँ जी। और मेरी प्राथमिक शिक्षा चिंतामन गणेश विद्यालय में हुई है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा मैंने लोकमान्य तिलक महाविद्यालय से मैंने कॉलेज किया जी। और मेरी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैंने लोकमान्य तिलक से ही एजुकेशन ग्रहण किया है। तो ये शिक्षा के बाद मतलब माध्यमिक शिक्षा आपकी हो गई, और क्या आपका जो रुझान ये खेलों के प्रति शुरू से शिक्षा के दौर से रहा या फिर इसके बाद में कुछ परिवर्तन आया? जी, मेरे पिताजी भगवान सिंह जी आंजना रत्नाखेड़ी, मैं फॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे पिताजी क्रिकेट वगैरह खेलते थे। अच्छा, पिताजी भी क्रिकेट? पापा स्पोर्ट्स में उनका रुझान था, क्रिकेट बहुत खेलते थे। अच्छा, तो वो मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स में डालना चाहते थे, क्रिकेट खिलाना, एक्टिविटी वगैरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते थे। स्कूल के समय में मुझे मेरे कुछ मित्र है जिन्होंने जिम के लिए बोले जिम चालू करते हैं, क्योंकि उस समय 2013-14 की बात है, आपके पास मोबाइल, सोशल मीडिया इतना कुछ था नहीं। मेरे एक दो मित्र जिम ज्वाइन करी थी, तो बोले कि जिम चलते हैं ऐसा वैसा। तो पता चला कि स्पोर्ट्स में जिम भी आता है, आप वर्कआउट करो, बॉडी बिल्डिंग, आर्म रेसलिंग, पावर। तो जिम जाने की जो बात आपने की, वो किसी को देख के प्रेरित आप हुए थे या फिर क्या कुछ इसके पीछे कोई कहानी है? उसके पीछे कहानी है सर। मेरा एक मित्र है रोहित डोडिया और सौरभ राजपूत, दो मित्र है मेरे। बचपन से स्कूल में साथ में थे हम। उन्होंने जिम वगैरह चालू की थी। जब उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया तो उनके स्वास्थ्य, बॉडी में कुछ डिफरेंस दिखा मुझे यार, मैंने लगा कि अच्छा व्यक्ति है इनका, स्पोर्ट्स में देखा, बॉडी में अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी जाना है, आप अच्छी बॉडी वगैरह बना रहे हो ऐसा ऐसा, तो बोले कि ठीक है चलते हैं। उन्होंने फिर मुझे
बताया, मैंने उनसे पूछा कि उज्जैन में सबसे बढ़िया जिम कौन सा है। तो मेरे मित्र रोहित ने मुझे बताया कि उज्जैन में आयरन जिम सबसे बढ़िया जिम है जी। वो जितेंद्र सिंह कुशवाहा मेरे गुरुजी है। अच्छा, जो नेशनल इंटरनेशनल मेरी जहाँ तक जानकारी है शायद खेले जितेंद्र सिंह कुशवाहा गुरुजी मेरे मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया का खिताब उनके नाम है जी। उनसे मिलवाया। जब मैं प्रथम बार जिम गया तो उनसे मिला, उनका सरल सरल स्वभाव जो मैंने देखा और उनका जो माहौल वहां पे जो देखा जिम में मैंने, मुझे वहां से लगा कि नहीं, मुझे आना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वहीं से जर्नी की शुरुआत हुई है। अच्छा जी, बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। लेकिन आमतौर पे सवाल आता है, जैसे मैं आपसे पूछूं, यंगस्टर्स जो हैं वो, आप जो बात कर रहे हो 2014 की, चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो अब आपने अपनी यात्रा तो शुरू करी और जिम जाना शुरू किया, लेकिन आपके जैसे हम ये करें कि पंजा कुश्ती एक ऐसा नाम है, अगर आप बहुत सारे लोगों को पूछोगे तो उसके बारे में मुझे लगता है कि अनभिज्ञता रहेगी। वैसे तो बहुत सारे एथलीट्स या बहुत सारे खेल ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, लेकिन आपका जो रुझान है ये जिम करते करते इस ओर क्या कहानी है जाने की? मतलब पंजा कुश्ती में ही क्यों गए आप? मतलब आप वेट लिफ्टिंग कर सकते थे, बॉडी बिल्डिंग कर सकते थे, ये पंजा कुश्ती? जी सर, जब मैंने 2014-15 में जिम चालू करी थी जी, कुछ समय के लिए मैं गया था, उसके बाद थोड़ा मैंने ड्रॉप कर दिया था। 2016 में मैंने फिर शुरुआत की थी। अच्छा। तो जिम में मैं वर्कआउट वगैरह करता था, हल्का फुल्का वर्कआउट वगैरह जो नॉर्मली एथलीट करता है। उसके बाद में मेरे गुरु जो है जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने देखा मुझे, बोले कि एक बार आयरन जिम हमारी जो है वो आर्म रेसलिंग का हब माना जाता है। अच्छा जी, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। 2012 मतलब एक तरीके से यूं कह ले कि उज्जैन की एकमात्र जगह ही होगी जहाँ पे उस समय तक। तो अब तो उज्जैन क्या सब दूर ये गेम बहुत पॉपुलर हो चुका है, पर उस समय आयरन जिम एकमात्र गेम जो जिम था जहाँ पे आर्म रेसलिंग होता था। तो सर ने मुझे बोला कि अजय आर्म रेसलिंग खिलाना चाहता हूँ मैं। मुझे डर लगा पहले, क्योंकि पंजा वगैरह लड़ाने में थोड़ा डर रहता है, हाथ वगैरह ना टूट जाए, ऐसा दिमाग में कुछ न कुछ आता रहता है। मैंने सर को बोला, सर मन नहीं है मेरा, ये वो। तो बोले नहीं, मुझे करवाना है तुझे आर्म रेसलिंग। अच्छा जी। सर ने वहां पे जो 2-4 खिलाड़ी थे जो नए, उनसे मुझे पंजा लड़वाया। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा मैंने मेरे से बड़े वेट वाले खिलाड़ियों को हराया, 1-2 को। अच्छा। सर ने बोला तू इस फील्ड में तैयारी कर, तेरा हाथ जेनेटिकली ब्लेस्ड है थोड़ा, और कपिंग पावर बहुत अच्छी है। अच्छा जी। तो सर ने मुझे मोटिवेट किया कि आर्म रेसलिंग खेल, कुछ समय बाद कंपटीशन है, तो मैं चाहता हूँ कि तू उस कंपटीशन में खेले। अच्छा जी सर। 2016 में ही फिर मतलब कंपटीशन की शुरुआत फिर वहीं उसी आयरन जी आयरन जिम से ही। सर ने बोला कि 2 महीने बाद कंपटीशन आने वाला है, और ताकत अच्छी है तो ट्राई क्यों करके देखना चाहिए एक बार। अच्छा। तो ट्राई करके देख ले, जो होगा देखा जाएगा। तो सर 2016 में जो पहला कंपटीशन था महानंदा एरिना ग्राउंड में, अब अनुभव कुछ नहीं था, पहली बार स्टेज पे गया। आप बिल्कुल निसंकोच अपनी कहानी सुनाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूँ कि जो युवा आज इस पॉडकास्ट को या इस वीडियो सीरीज को सुनेंगे, इस कर्मयोगी वीडियो सीरीज को जो युवा सुनेंगे, वो निश्चित रूप से अच्छी प्रेरणा का उनमें संचार होगा। होता क्या है, हम एक छोटे से गांव से निकल के आते हैं और किसी भी बड़े मंच पे जाते हैं तो एक घबराहट होती है। तो मैं जब 2016 में पहला कंपटीशन खेलने गया, आज तक उस लेवल पे मैं कुछ कंपटीशन ना वगैरह खेला नहीं था, तो अंदर एक बहुत घबराहट थी। और मेरा पहला ही मैच बड़े खिलाड़ी से हो गया था। अच्छा जी। तो 2016 में पहले ही मैच में मुझे हारना पड़ा जी। मैं हार गया था 2016 में, बड़े खिलाड़ी से मैच था और वो पहला मैच में हार गया और बाहर हो गया था उससे। अच्छा। और वो बात मेरे मन में लग गई, क्योंकि मैंने, होता क्या है, आप नई शुरुआत करते हैं तो आप सब दोस्तों को वगैरह को सबको बुलाते हो। हाँ। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को बुलाया था, क्या ना मेरा मैच देखने आना है, सब आए और मैं पहले मैच में हार के बाहर हो गया। तो उन्होंने थोड़े मजे भी लिए मेरे, तो मुझे बुरा भी बहुत लगा, पर सर ने मुझे समझाया, बोले बेटा गेम है, इसमें हार और जीत चलती रहती है। हाँ। और बोला कि अब प्रैक्टिस करो और आगे जाके आप सफलता। तो वही बात है कि किसी ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है जी सर, है ना। तो खैर आप इतने जो लोगों को बुला के गए जी, है ना, मतलब दोस्तों को, क्या मेरा मैच है, उस समय तो कॉन्फिडेंस पूरा आपका फुल लेवल होगा। बिल्कुल सर जी। मैंने लड़कों को हराया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ताकत है मुझे में, पर अब प्रैक्टिस में और रियल कॉम्पिटिशन में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है निश्चित से जी। तो
लेकिन आप जब जैसे आपने बताया कि हमने ये यात्रा आयरन जिम से शुरू की, जितेंद्र सिंह जी कुशवाहा है ना, उनके सानिध्य में आपने सीखा, धीरे धीरे आप एक आम रेसलर के रूप में डेवलप हुए। जी सर। आपका हुनर बढ़ता गया, लेकिन कंपटीशन खेलना, मतलब जैसे आप उज्जैन लेवल पे एक नॉर्मल मैच तो खेल रहे थे, लेकिन स्टेट लेवल पे, और आपने अभी तक कितने कितने ये जो खेले हैं, मतलब नेशनल लेवल के, हमें हमारी जहाँ तक जानकारी है, हमारी जानकारी इतनी है कि आप अभी तक नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ एशिया लेवल पे यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल लाए हैं। जी सर। तो ये जो यात्रा है जहां तक आप पहुंचे, उसको पूरी को बताइए आप कि कौन से सन में या कौन से बार आप ये सीढ़ियां कैसे चढ़े, अपग्रेड कैसे हुए। बिल्कुल सर। होता क्या है कि किसी भी खिलाड़ी के जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं और बहुत से लोगों का सपोर्ट होता है। सर्वप्रथम सपोर्ट होता है अपने माता पिता का, परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद महत्वपूर्ण रोल होता है अपने गुरु का। बिल्कुल। और आपके मित्रों का, दोस्तों का। हाँ। मेरी कहानी में बस दोस्तों के सामने तो आप हार गए थे पहले जी सर, कुछ दोस्तों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मेरे कुछ मित्र है, मैं आपको बताऊंगा आगे कहानी में। हाँ। 2016 में हारा जब मैं, 2016 के बाद मैंने तैयारी चालू की जी, प्रोफेशनल रूप से। सर के सानिध्य में मैंने तैयारी चालू की और मुझे एक अच्छे मित्र मिले मेरे, जो उज्जैन के चैंपियन थे उस समय। आज बहुत बड़े खिलाड़ी है, आकाश यादव जी जी। उनसे मिला मैं और सर ने बोला कि अब आकाश के द्वारा तैयारी करो। मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी सर, पूरे साल मेहनत करी। और 2017 में फिर आर्म रेसलिंग कंपटीशन आया, यानी एक साल बाद जी, एक साल बाद कंपटीशन आया। उस कंपटीशन में मेरा वेट 78 kg क्लास कैटेगरी में खेला था। अच्छा जी। और तो उस कैटेगरी में अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे 5 या 6 खिलाड़ी थे। और मुझे ऐसा बताया गया था कि शायद 4थी या 5वीं रैंक उस वेट में आपकी लग सकती है। ऑलमोस्ट सभी ने बोला था, सिवाय मेरे गुरुजी और मेरे कुछ मित्रों ने बोला था कि नहीं, अपने को हार जीत पे ध्यान नहीं। मतलब ये जो होता है पंजा कुश्ती, ये अकॉर्डिंग टू वेट कैटेगरी होता है, वजन के। उसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या मायने रखती है? कितने भी खिलाड़ी आ सकते हैं, कितने भी वेट कैटेगरी होती है। उसके बाद सारे जो वेट के चैंपियंस होते हैं, उनका एक ओवरऑल चैंपियन निकलता है। अच्छा अच्छा, सबके बीच में। जी सर। फिर गुरुजी ने आपसे क्या कहा? गुरुजी ने मुझे कहा कि हार जीत की चिंता नहीं करना, अपने को अपना बेस्ट गेम दिखाना है। अच्छा। 2017 में सर मैंने 8 या 9 बाउट जीते थे और मैं ओवरऑल चैंपियन के सेमीफाइनल में आया था। अच्छा जी। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी खिलाड़ी के लिए छोटे से मन से जो पहले ईयर में हारा था, उसमें वेट में गोल्ड मेडल लगा के ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियन में बड़े खिलाड़ियों के साथ सेमीफाइनल में आना बहुत बड़ी बात थी। मेरे खुद के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं वहां तक आया, फिर वहां पे मैं किसी लड़के से हारा था। फिर मुझे लगा कि यार मैं 1 साल में इतनी अच्छी मेहनत करके यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आगे मेहनत करके और आगे क्यों नहीं जा सकता। फिर मेहनत जारी रखी। 2019 में कंपटीशन में मैं ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियन के फाइनल में आया और मेरा फाइनल मुकाबला मेरे मेंटोर आकाश यादव से ही था। अच्छा जी। हाँ। मेरे मेंटोर आकाश यादव से ही था। मेंटोर बोल सकता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा। उनसे मैं 2019 में फाइनल हारा था। 2020 का जो समय था, ये शायद कोविड का समय आ गया। हाँ जी। उस समय ड्रॉप हुआ था कंपटीशन। 2021 में फिर वो चैंपियनशिप हुई थी उज्जैन में। उस समय सर ने और आकाश यादव भैया ने मुझे बोला था कि इस बार अपन चैंपियन ऑफ चैंपियन की तैयारी करेंगे, मतलब उज्जैन का ओवरऑल चैंपियन तुम्हें बनना है। और उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। मैंने मेहनत करी और 2021 में ओवरऑल उज्जैन का चैंपियन ऑफ चैंपियन पहली बार मैंने जीता था। 2021 में चैंपियन ऑफ चैंपियन जीता था। उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मतलब ये आपकी यात्रा जो है वो मुझे लगता है 2016 के बाद से शुरू हुई जी। और 21 तक आते आते वो स्टेट लेवल पर। 19 में मैं स्टेट खेला था, पर वहाँ पे मेरा मेडल नहीं लगा था। हाँ, मतलब 3-4 साल का लगातार प्रयास रहा, मतलब इसको सडनली कोई सक्सेस नहीं कह सकते। बिल्कुल सर, प्रयास ज्यादा ही रहे। 21 में मेरा स्टेट में फिर मेरा गोल्ड मेडल आया। स्टेट में? जी सर, स्टेट में गोल्ड मेडल आया। उसके बाद में मेरे 21 में ही प्रो पंजा लीग का ट्रायल हुआ था। जो लीग होती है प्रो पंजा, प्रो कबड्डी है, इस एक लीग होती है सर, प्रो पंजा लीग। जी, प्रो पंजा लीग। उसमें ऑल इंडिया से खिलाड़ी आए थे। अच्छा। लीग होती है, उसमें 90 kg वेट कैटेगरी में मैं खेलने गया था ग्वालियर। उसमें मैंने ऑल इंडिया 6th रैंक लगाई थी 90 kg वेट कैटेगरी।
वो मेरे ईयर बहुत अच्छा साल था। अच्छा जी। उसके बाद मैं आया, स्टेट में मेरा मेडल आया 2000। फिर वो जर्नी की एक शुरुआत हो गई थी, चैंपियन वाली जर्नी जिसे बोल सकते हैं। दिमाग में ये डर था कि टाइटल डिफेंड करना है। आप कभी भी कोई सा भी गेम खेलते हो तो जीतने से ज्यादा डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है उस गेम की। डिफेंड करना, जी डिफेंड करना उस अलग प्रेशर होता है। हाँ वो एक्चुअल में ये भी है कि आज जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट की बात करें जी तो 3-4 घंटे 6 घंटे मतलब आप अकॉर्डिंग टू ओवर्स करें, जैसे टेस्ट मैचेस है तो पूरा डे हो जाता है, उसमें बिल्कुल सर। पूरा दिन हो जाता है। लेकिन पंजा कुश्ती उसमें तो बड़ी टाइमिंग रहती है, होगी ना आपकी एक पर्टिकुलर, कितनी टाइम रहती है, जी सर। मेरा समय कितना मिलता है? समय कुछ नहीं उसमें होता है। आपको पहले जो टेबल है उस पर खड़े होना है। हाँ। और 30 सेकंड्स मिलते हैं आप ग्रिप सेट करने के लिए, ग्रिप सेट करने के लिए, पकड़ बनाने के लिए। अगर आप दोनों एथलीट कंफर्टेबल हो, हाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका मैच वहां से स्टार्ट करवा देंगे। रेफरी रिस्ट सही होना चाहिए, इक्वल एंगल होना चाहिए, साइड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और गेम स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा। अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो रेफरी खड़े होते हैं 2, वो आपको ग्रिप दिलवाएंगे और फिर आपका मैच चालू होगा। और आर्म रेसलिंग की मैच मिनिमम कोई 1 सेकंड चलता है या 10 सेकंड 15 सेकंड, वो तो डिपेंड करता है सामने वाले पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। बहुत रेयर केस में कोई मैच 1-1.5 मिनट तक जाता है। अच्छा, मतलब इसके भीतर ही सारा सब कुछ? जी सर, एक सेकंड के अंदर हो जाता है। आर्म रेसलिंग जो है वो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस, पावर और टेक्निक का गेम है। अच्छा जी, छोटी छोटी चीजों पर आपको बारीकियों से ध्यान। तो आप समझिए कि क्या 1.5 मिनट में क्या होगा, मतलब एक क्रिकेट का टॉस करने भी अगर जाएं तो भी उसमें से 3 गुना ज्यादा वक्त लग सकता है। 1.5 मिनट तो मैंने बहुत समय बता दिया, जो बहुत लंबा मैच होता है उसको बता दिया। बाकी मैच 5 सेकंड 10 सेकंड मुश्किल से चलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये स्टेट से जो आगे की यात्रा आपकी रही, मतलब आकाश यादव से आप 19 में जीते, 21 में आकाश भैया ने मुझे ड्रॉप हुए थे और ओवरऑल चैंपियन में जीता था। अच्छा, आप जीते थे। 22 और 23 में चैंपियन उज्जैन का मैं ही रहा। टाइटल डिफेंड किया। जी जी जी। और 23 में मैंने मिस्टर एमपी में दोनों हाथ से गोल्ड लगाया। अच्छा जी, मिस्टर एमपी में दोनों हाथ से। और मेरा सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया के लिए, जो कि बनी थी मथुरा में। मथुरा गया मैं और मेरी वहां पे प्लेस नहीं लगी थी, तो मैं वहां से आया। फिर दिमाग में लगा कि नहीं अब और मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने टाइमिंग शेड्यूल और बढ़ाया मेरा। अच्छा। उसके बाद अभी 2024 में नाग जो कंपटीशन हुआ था स्टेट में, मैंने दोनों हाथ से फिर गोल्ड लगाए और ऑल इंडिया खेलने गया। और नागपुर में 110 kg कैटेगरी क्लास में मैंने ऑल इंडिया में सिल्वर मेडल जीता। अच्छा। और वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ था एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अच्छा जी सर। और 2024 में अक्टूबर में मुझे जाने का मौका मिला एशियन चैंपियनशिप में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। किस देश में हुई थी वो? जी, ये इंडिया में पहली बार। अच्छा, इंडिया ने मेजबान इंडिया ही इस बार इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था। और हर खिलाड़ी के लिए सपना होता है देश के लिए खेलना और देश के लिए मेडल जीतना। अच्छा। तो मानो मेरे सपना पूरा होने वाला था, ऐसा लग रहा था सपना पूरा होने वाला। जब मैं कॉम्पिटिशन खेलने जाने वाला था, मतलब कुछ रातों तक तो मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। एक खिलाड़ी के लिए और क्या चाहिए जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं एशिया खेलने गया और अच्छा, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैंने एशियन चैंपियनशिप में राइट हैंड में ब्रॉन्ज मेडल और लेफ्ट हैंड में सिल्वर मेडल जीता। अच्छा जी सर। देखिए, ये यात्रा अगर हम इसके साल अगर जोड़ेंगे तो 10 साल हो गए। जी सर, 10 आपको लगातार प्रयास करते करते 10 सालों में जाके आप इतने परिपक्व बने कि आप देश के लिए खेल पाए, यानी संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं अगर आपके प्रयास परिपूर्ण है तो। अजय जी, बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग, और आप इसे कहें कि इतने ज्यादा संघर्षों से भरी है ना, जहाँ की आप आर्म रेसलिंग तो ऐसा है कि आपका हाथ कब टूट जाए मालूम नहीं चलता। लोग बाग ऐसा कहते हैं, इसमें बहुत सारे हादसे भी होते होंगे। कोई हादसा हुआ आपके साथ कभी? कुछ हुआ ऐसा? हुआ, बिल्कुल हुआ है सर। ये स्पोर्ट्स और इंजरी का एक नाता है। अच्छा। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको इंजरी होना चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स में हो आपको इंजरी होगी ही होगी। अच्छा। और आर्म रेसलिंग बहुत ज्यादा इंजरी वाला गेम। अच्छा जी। बेसिक इंजरियां मुझे बहुत सारी हुई है, पर 2021 जो साल था वो मेरे लिए बहुत भारी रहा था। अच्छा। भोपाल में सुपर मैच कंपटीशन था, मैं मैच जीत गया था। उसके बाद ऑफ टेबल प्रैक्टिस कर रहा था और गलत मूवमेंट में मेरा हाथ ब्रेक हो गया था, मसल पूरा फट गया था। मूवमेंट मतलब जैसे प्रेशर किसी के साथ आया था, किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं बड़े खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और वो गलत मूवमेंट में प्रेस मारा तो मेरा हाथ का मसल पूरा फट गया था। अच्छा। और आवाज इतनी जोर से थी, 20 लोग खड़े थे आसपास, ऐसा लगा हड्डी टूट गई है। मुझे भी बहुत डर लगा कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा करियर यहाँ पे खत्म है पूरा।
दर्द बहुत हुआ, सूजन आ गया, पर मैंने अगले दिन एक्सरे करवाया तो पता चला हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जो 2021 से 22 का जो समय था, मुझे याद है 6 नवंबर 2021 की बात है ये। अच्छा, मुझे 1.5 साल लगा रिकवर होने में सर। 1.5 साल लगा? जी सर, 1.5 साल उस इंजरी से? उस इंजरी से जो बताते हैं गोल्फर से एल्बो इंजरी होती है। अच्छा। उसमें 2 इंजरी 3 इंजरी मतलब मसल पूरा फट चुका था। प्रैक्टिस में करता रहा पर कंपटीशन नहीं खेला उस बीच में। अच्छा जी। और 2023 मेरा कमबैक ईयर था, मान सकते हो आप कि 2023 मेरा कमबैक ईयर था इंजरी के बाद। अच्छा। क्योंकि 1.5 साल ऐसा लगा था कि मेरा हाथ खत्म हो चुका है, अब कुछ काम नहीं हो सकता आर्म रेसलिंग में। पर लगन थी मन में, सही गाइडेंस मिला, अच्छे डॉक्टर्स मिले, सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बताया ऐसे डॉक्टर से मिलो, ये करो वो करो। मुझे हाथ आज बहुत अच्छी तरीके से सही है। अजय जी, ऐसा कहते हैं कि उद्देश्य अगर अच्छा हो, लगन आपकी अच्छी हो तो ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। और वही बात होती है, कभी कभी बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा दुर्भाग्य 1-8% में देखने में आता है, अदरवाइज कभी भी इतने ज्यादा संघर्ष करने वाले को पीछे आते तो शायद ईश्वर स्वयं भी नहीं देखना चाहता, तो उन चीजों को और जल्दी वो रिकवर करता है। तो वो चाहते थे कि आप देश के लिए खेलें और आपने देश के लिए खेला। चलो, इसको यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आपका पूरा कैरियर सुना, मतलब जो भी दर्शक सुन रहे होंगे उनको इतना तो लग गया होगा कि ये यहाँ तक पहुंचने में अगर कोई व्यक्ति आज सामने बैठ के नेशनल और इंटरनेशनल खेला हुआ व्यक्ति बोल रहा है तो अपने 10 साल के अनुभव से बोल रहा है, तो निसंदेह आपका अनुभव बड़ा अच्छा है। अब एक बात बताइए कि जिम, ट्रेनिंग, कंपटीशन, खेती, घर और परिवार कैसे मैनेज करते हो सर? क्या होता है? किसान फैमिली से आते हैं तो इन सब चीजों में समन्वय बिठाने में काफी समय लगता है। अच्छा, घर परिवार से तालमेल क्या है, वो चाबी क्या है समन्वय बिठाने की? अगर सर्वप्रथम आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। अच्छा। मैंने दिनचर्या ऐसे सेट कर रखी है कि मेरा खेती का काम भी हो जाता है, मेरी ट्रेनिंग भी हो जाती है, घर परिवार को समय भी दे देता हूँ, सामाजिक स्तर पे भी समय दे सकता हूँ। अच्छा जी सर, बहुत अच्छी बात जी। और कुछ सब ऐसा होता है कि आपके परिवार, जिस परिवार में आप रह रहे हो उनसे आप वो अगर आपको समझ रहे हैं तो वो आपके लिए समय निकाल लेंगे। उन्हें पता है कि आज आप इस फील्ड में हो तो आपको 5 घंटे प्रैक्टिस में वगैरह में लग सकते हैं। उसके बाद डाइट का आपका जो है उसमें समय लगता है, सामाजिक स्तर पे हमें समय देना पड़ता है। किसान है, मेरे पिताजी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ, तो खेती बाड़ी का सब। मैरिड हैं आप? जी सर, मैरिड। अच्छा, कब हुई थी शादी? 2017 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, 16 से करियर शुरू हुआ, 17 में शादी हो गई। उसमें भी काफी समन्वय बिठाना पड़ता है घर परिवार में, सब समझाना पड़ता है सबको कि करियर इंपॉर्टेंट है। मैंने जो शौक है मेरा, जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें समय देना पड़ता है। देखो, आप अजय जी अच्छे उद्देश्य के लिए निकले थे जी, अभी भी उस उद्देश्य पे चल रहे हो जी। तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई पिता जी, शायद ही कोई माँ या शायद ही कोई पत्नी होगी जो कहीं इन चीजों में अवरोध पैदा करे, क्योंकि आपका जो उद्देश्य वो इतना अच्छा है और आप उस मुकाम तक हासिल भी आपने किया है। तो अच्छा तालमेल आपने बना रखा है यानी परिवार में। बिल्कुल सर, तालमेल बहुत अच्छा है, घर परिवार सब समझते हैं मुझे। अच्छा। मैं उन्हें समझता हूँ, उन्हें पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। इस हिसाब से पूरा परिवार सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव। मैं जो जीतता हूँ मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें होती है। अच्छा, परिवार तो निसंदेह हो। बिल्कुल, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है सर। मतलब कभी ये होता है ना कि गाँवों में अक्सर ये देखना, सुनना और इस मुकाम तक पहुंचना मुझे लगता है कि कल्पना ही है। अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूंगा तो शायद मेरी जानकारी हो सकता है कम भी हो, लेकिन नेशनल लेवल खेले हुए समाज में बहुत कम खिलाड़ी होंगे अलग अलग फील्ड में। और एक ये बड़ा कमजोर पक्ष भी है हमारा। आपने बड़ा तालमेल बिठाया, परिवार को, जनों को खुशी हो रही है। कभी उनकी कोई डिमांड होती है कि इस नेशनल, इंटरनेशनल और आगे कुछ वगैरह, ओलंपिक में गेम है या नहीं? जी, ये ओलंपिक में जुड़ने की तैयारी में है। ये गेम स्टार्ट हुआ है, अभी एक फेडरेशन है, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया। अच्छा जी। और वो जुड़ी हुई है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन से, और वो समन्वय बिठाने में लगे ओलंपिक गेम्स में। जैसे एशियन गेम्स एशियन में है। जी, एशियन गेम्स में है। अब ये सब पैरा ओलंपिक में बहुत जल्दी जुड़ने वाली भी है। पैरा ओलंपिक और सब कुछ अच्छा हुआ तो 2036 जो ओलंपिक इंडिया में होने वाला है उसमें इंडिया में आर्म रेसलिंग जुड़ सकती है। कोशिश में लगे हुए हैं पूरे, क्योंकि ये गेम बहुत पॉपुलर हो चुका है। पहले आर्म रेसलिंग को कोई जानता नहीं था। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे अगर यूं देखें तो
ये अब जैसे हम बात करें क्रिकेट की तो भारत, पाकिस्तान या फिर एशिया के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये खेलते हैं। कुछ देश हैं जो इनसे दूर हैं, है ना? तो इसमें भी कुछ ऐसा है क्या कि कोई कंट्री वाइज ऐसा कुछ हो? कंट्री या सर इसमें भी कंट्री है, जैसे कि क्रिकेट में इंडिया डोमिनेट करती है, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती है। हाँ। जैसे आर में कजाकिस्तान जो कंट्री है जी वो काफी डोमिनेट करती है। मुझे लगता है कबड्डी की भी कोई टीम वहाँ पे काफी खासी प्रसिद्ध है, जहां तक मेरा अनुभव है, जो इंटरनेशनल कबड्डी के मैच होते होंगे। कजाकिस्तान जो टीम है वो आसपास के कजाक के आसपास जो देश है, तजाकिस्तान है, ऐसे 5-6 देश है, वहाँ का नेशनल गेम ही आर्म रेसलिंग है। नेशनल गेम? जी सर। अच्छा। और वहाँ के बहुत अच्छे एथलीट थे, बहुत ज्यादा अच्छे एथलीट हैं। अभी जो ओवरऑल वर्ल्ड चैंपियन है वो कनाडा से हैं। सिर्फ बड़ी कंट्रियों से, हर कंट्री से, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रियों से खिलाड़ी आते हैं आर्म रेसलिंग में। इंडिया में अब पॉपुलर हुआ है, पर बाकी दूसरे देशों में इसकी बहुत बड़ी बड़ी लीग होती है सर। अच्छा जी, बहुत हाई लेवल पे लीग चलती है। और आपकी डिजायर क्या है, कहाँ तक? सर कोशिश करेंगे ओलंपिक खेले, जुड़ जाए ओलंपिक खेले। अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है हर एथलीट का जो गेम्स जो रजिस्टर्ड है, जिनको नॉमिनेट कर लिया गया है, उसका एक लक्ष्य होता है वहां तक पहुंचना। ईश्वर सफलता तो देता ही है। हमने भी देखा है कि भारत की परिस्थिति इन मामलों में काफी बदली है कुछ समय से, और हम भी ओलंपिक में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मेडल्स लाते हुए देख रहे हैं। तो संभवतः अगर ईश्वर ने चाहा, और जैसा आप कह रहे हैं कि सारे प्रयास जारी है, तो 2036 में हम आपको भारत के लिए प्रतिनिधित्व करते हुए फिर से देखेंगे इतने बड़े मंच पर। जी सर, अभी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में लगा हुआ हूँ। हाँ। हुआ तो अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूंगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। जी। बाकी कोशिश यही है कि इस गेम का जो आखिरी है ओलंपिक लेवल, वहां तक जाऊं और मेडल लेके आऊं। शिकायत है क्या कभी आपको किसी चीज से? मुझे शिकायत खुद से तो हमेशा कभी सेटिस्फाइड हुआ नहीं हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही शिकायत है। जी, खुद से शिकायत, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ शिकायत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। खुद से शिकायत है कि मेहनत में और कमी है, और करना चाहिए। खुद को मैं ऐसा मानता हूँ कि आप और वीक हो, और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। वो कहते भी है ना कि सफलता एक यात्रा है, वो मंजिल नहीं, वो अनवरत यात्रा है, अनंत वो चलती रहे। तो अच्छी बात है, अच्छा प्रयास कर रहे हो। अपने खुद से ही शिकायत कर रहे हो, लोगों को तो दुनिया में बड़ी शिकायत दूसरों से ही होती है। आप अच्छी बात है स्वयं से शिकायत कर रहे हो कि मैं कम कर रहा हूँ, मैं और करूँ। मतलब बहुत अच्छे उच्च दर्जे के भाव हैं, और किसी एथलीट के मन में अगर इतना जज्बा हो तो निसंदेह उसकी यात्रा तो आगे ही जानी है। शिक्षा को समझ लिया, आपका करियर समझ लिया, पारिवारिक तालमेल समझ लिए, रिश्तेदारी में समझ लिए, सोशल लेवल पे अगर आप जाते हो, मतलब जब समाज में अपने सोशल पारिवारिक समारोह में कहीं जाते हो, तो वो इससे रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, या फिर वो अभी भी आज उसको यूं ही मानते हैं? क्या है? देखिए सर, होता ये है कि अब जब समाज में जाता हूँ तो काफी लोग जो मुझे जानते हैं वो पूछते हैं कि क्या गेम है, कैसे है, क्या है। हम चाहते हैं, मुझे शिकायत सिर्फ एक ये है कि हमारा स्पोर्ट्स में क्यों आगे नहीं। ये शिकायत है कि सवाल है? जी, आपसे सवाल है मेरा। अच्छा, सवाल करो कि स्पोर्ट्स में हमारे समाज आगे क्यों नहीं? स्पोर्ट्स में समाज आगे नहीं है जी। वास्तव में होता क्या है अजय जी, कि किसी भी व्यवस्था को मजबूत, सुदृढ़ और बनने के लिए, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो ईश्वर कुछ समय तक उसकी व्यवस्था करता है, बाद में वो धीरे धीरे अपना उठना चलना, फिर परिवार के बड़े लोग उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको बताते हैं कि ये रास्ता है, ये घर है, ये किचन है ना, ये मामा है, ये चाचा है, यानी उसके अंदर वो चीजें भरी जाती है, उसके अंदर वो चीजें डाली जाती है ना। तो वो उन चीजों को देख देख के आगे बढ़ता है, यानी वो एक ट्रैक का निर्माण करते हैं। जैसे स्कूल ले जाते हैं तो बच्चे को पहली बार आपने देखा होगा कि कोई भी पेरेंट्स होगा वो स्कूल की बस में नहीं बिठाता है, वो स्वयं गाड़ी से छोड़ने जाता है। रीजन क्या है? वो एक माध्यम बनते हैं वहां तक पहुंचने का। अब सोशल लेवल पे मैं आपको क्षमा प्रार्थना के साथ और निवेदन यही करूंगा, क्षमा भी मांग लेता हूं आपसे, कि सोशल लेवल पर हम खेलों को सामाजिक व्यवस्थाओं में जो हमारे जो भी करता धरता रहे होंगे उनका इस ओर ध्यान नहीं रहा होगा। लेकिन अब पीढ़ी भी बदली है, युग भी बदला है, और हो सकता है कई बार क्या होता है संसाधनों की कमी भी होती है ना। अवेयरनेस एक हमारा जो सोशल जो है सामाजिक ढांचा वो पूरा ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, आप भी उससे एग्री करते ही होंगे। और गांवों में
इतनी ज्यादा अवेयरनेस आना, ये तो आप ये मान के चलो कि एंड्रॉयड फोन, ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजें नहीं होती। आप अगर कल्पना करेंगे तो आज भी हम बहुत ज्यादा उस चीज से पीछे ही रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई चीजों से बच के गुजरना, यानी मैं आपके सवाल को कहीं इन लच्छेदार बातों में स्लिप कर दूं और आपके मनोभाव को संतुष्ट कर दूं, वो मैं नहीं करना चाहता। हम हमारी मतलब सामाजिक तौर पर इसे व्यक्तिगत असफलता मानते हैं, व्यक्तिगत भी मानते हैं और सामाजिक भी मानते हैं। लेकिन आप यकीन रखिए कि अगर कहीं ईश्वर ने चाहा और मौका मिला, या समाज के लोग जो हैं अब तो बहुत जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे करके डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो आप कुछ ऐसा शुरू करना जिससे सामाजिक लेवल पर आप नए बच्चों के लिए कुछ कर पाएं, और हमारा जो सहयोग लगेगा वो तो आप अच्छा करोगे तो हर कोई आपके साथ रहेगा ही सही। तो ईश्वर ने चाहा इसके माध्यम आप कभी न कभी बनोगे, और आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आपको मिलेगा, और आप सौभाग्यशाली हम भी रहेंगे। और आप एक ट्रैक बना दोगे तो हम क्या, एक बच्चों को फिर उंगली पकड़ के उस पर चलाने की कोशिश कर लेंगे। बात पे आते हैं सर, जैसे समाज में मुझे बहुत सारे लड़के मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं भैया हमें भी करना है जी, या हम करना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं, इस लेवल पे जाना चाहते हैं। अच्छा, कोई बोलता है हमारे पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती है, कोई बोलता है घर का सपोर्ट नहीं है, कोई बोलता है हमें मंच नहीं मिलता है। सब ये सब बातें अलग अलग लेवल पे अलग अलग व्यक्ति बोलते हैं। जैसे मेरा मानना है कि अगर आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने पहले भी एक बार बोला है कि ठान लो तो जीते हो, मान लो तो हार है। वही बातें है। तो उसमें ये है कि समाज में स्पोर्ट्स को लेके थोड़ी अवेयरनेस कम है। हमारे समाज में थोड़ा सा स्पोर्ट्स को अगर वो बढ़ावा दिया जाए, अगर माता पिता पूछ करे बच्चों को कि स्पोर्ट्स में आगे करना है, तो सर काफी स्कोप है आगे। जी बिल्कुल। अब निसंदेह जो आपने सवाल किया उसका मैंने जवाब भी दिया और स्वीकार्यता के साथ किया, और एक कमिटमेंट भी आपसे ही करते हैं आज कि आप अगर सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन इस स्पोर्ट्स में भी कोशिश करके, ज्यादा नहीं तो आने वाले 3-4 वर्षों में राज्य स्तर के खिलाड़ी आपके माध्यम से और आपके सहयोग से और भी जो आपके साथी होंगे एथलीट में समाज के लोग, उनके साथ मिलकर बनाने का पूरा प्रयास करेगी। जहां जरूरत लगेगी, जो जरूरत लगेगी, जो शिविर आपको आयोजित करना हो, आप उसके लिए निसंकोच संपर्क कर सकते हैं और कोई अच्छा परिणाम लाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि आज एक माध्यम आप बनोगे तो कोई ना कोई आशातीत परिणाम आने वाले वर्षों में होगा। हम इसको सडनली तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रक्रिया को डेवलप होने में, सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा। अब आप साथ हो तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, है ना आपके, और वो अच्छा करेंगे समाज के जो नए युवा है उनके लिए काफी अच्छा करेंगे। अच्छा, नए युवा से मुझे याद आया, नए युवा, आप तो एथलीट हो, बॉडी बिल्डर भी हो, जिम भी करते हो, सब कुछ करते हो रनिंग वगैरह, तो आप आज के युवाओं में, समाज के जो युवाओं को देखते होंगे आप, तो क्या लगता है आपको? संभावनाएं दिखती है, असंभावनाएं दिखती है, या फिर कोई मन में सवाल उठता है, या गौरव का अनुभव होता है? मतलब मुझे लगता है कि सारी चीजें ही होती होगी। जी सर, सर्वप्रथम तो मेरा एक सवाल है आपसे। अच्छा, थोड़ा सा मैं सवाल बिल्कुल। मैं उज्जैन में रहता हूँ, आता हूँ, मतलब डेली गाँव से घूमता हूँ, देखता हूँ। युवा की दिनचर्या के ऊपर मेरा सवाल है सर कि युवाओं की दिनचर्या क्या है? हमारे समाज के जो युवा है उनकी दिनचर्या क्या है आज की स्थिति में? मुझे तो घूमना यही लगता है, घूमना फिरना। आप बताइए इसके बारे में कुछ। देखो, इसको जवाब को एनालिसिस करके दे सकते हैं। जी। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं इसमें, लेकिन मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जिससे आप अवेयर होंगे ही सही, मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, किसी देश को लेकर, समाज को लेकर, या व्यक्ति विशेष को लेकर। साइकोलॉजी मतलब एक धारणा है ना, जो धार लिया, ठीक है। तो वो जो मनोविज्ञान के अनुसार अगर हम इस हमारी सोशल इन्वायरमेंट को अगर समझेंगे, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर, तो सबसे बड़ा पहलू मुझे लगता है आपका जवाब भी इसी से आ जाएगा कि आगामी भविष्य के लिए हमारे पास कोई कार्य योजना नहीं है। हम एक उसी बेसिक स्ट्रक्चर पर, जो ईश्वर की कृपा से पुश्तैनी विरासत में मिली हुई जो जमीनें हैं, उन पे काम करते हुए, उन्हीं से ही धन अर्जन करते हुए इस जीवन को चलाने की प्रक्रिया में है। अब लॉजिक वाली बात आएगी इसमें, मनोविज्ञान कहाँ काम करता है
कि फॉर एग्जांपल एक परिवार है मान लो, उसमें उनके पास पर्टिकुलर 40 बीघे 50 बीघे जो भी जमीन है वो रही। उन परिवार में पति पत्नी के अलावा फिर 4 संतानें हुई, चारों बेटे हो गए जी, है ना। अब वो जो 50 बीघे जमीन थी वो डिवाइड होके 12-12 बीघे 10-10 बीघे जो भी मान लो उनमें डिवाइड हो गई। उन चारों बच्चों के फिर 2-2 बच्चे हो गए, है ना। अब इसमें देखना मनोविज्ञान जो पहली पीढ़ी में जो व्यक्ति था, मतलब जो व्यक्ति 50 बीघे का ऑनर होकर खेती किसानी के माध्यम से भरण पोषण कर रहा था, वो आखिरी तक आते आते जो जब वो 3.5 बीघे 4 बीघे या उन भाइयों में बट के जो जितनी भी आती रह गई, आखिरी तक वही बात है, उसी से भरण पोषण करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि एक व्यवस्था 50 बीघे में 2 लोगों को पोषित कर रही थी, और एक व्यवस्था 50 बीघे वही है लेकिन सामाजिक विघटन हो चुका है, पारिवारिक विघटन हो चुका है, और उससे 50 लोग पोषित करना है। अब यहाँ पे सोचा ये नहीं गया कि अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं तो एक को आप थोड़ा सा आगे बिजनेस की ओर, उसको जॉब की ओर या फिर व्यवसाय की ओर कहीं पर उसको ट्रांसफर करें। ये हमारी धारणाएं बनी हुई नहीं है मनोविज्ञानिक। हमको बस यही लगता है, आज से 30 साल पहले भी लगता था, आज भी यही लगता है कि बस यही करना है, ये अच्छा है। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, बुरा कभी हो नहीं सकता कि जिस धरती से हम कुछ ले रहे हैं उसी के प्रति कुछ कहना बड़ा वो अलग बात हो जाती है। लेकिन समय के साथ ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन जरूरी है। हमारा समाज परिवर्तन को कभी स्वीकार कर नहीं पाया, वो मनोभाव बन नहीं पाए, इसीलिए जो दिनचर्या आप देख रहे हो वो उसकी परिणति है। और दूसरा, थोड़ा सा लाड़ प्यार भी एक बात हो जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी सर, देखो मेरा ये मानना है कि पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, हाँ, और आपकी दिनचर्या को सही कीजिए। अच्छा, एक काम करो, आप अपनी दिनचर्या बताओ चलो। जी सर, ताकि कोई सुन के उसको समझ के उस पे जी अमल अगर करेगा तो हो सकता है हम एक और एथलीट अजय आंजना के रूप में कोई और नया बच्चा देखेंगे इसमें। मेरी दिनचर्या सर, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ सर। 5 बजे उठते? सुबह 5 बजे उठता हूँ। मेरा जो डाइट वगैरह है मैं लेता हूँ, मैं फ्रेश वगैरह होके कंप्लीट जिम की तैयारी करता हूँ। 6 बजे करीब में घर से निकलता हूँ रत्नाखेड़ी से जिम के लिए। 6 बजे जी, उज्जैन जिम के लिए निकलता हूँ। अब तो सुविधा है सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं साइकिल से जिम आता था जी। तो मैं जिम के लिए निकलता हूँ, जिम आता हूँ, 2 या 2.5 घंटे में वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट और उसमें आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है। जिम से निकलने के बाद मैं जो छोटी मोटी डाइट वगैरह लेता हूँ और घर जाता हूँ। घर जाने के बाद में अपना फिर फ्रेश वगैरह कंप्लीट होके खेती बाड़ी के काम काज या उसकी दिनचर्या जो है अपनी उसमें लग जाता हूँ। उसके बीच में मुझे 4 या 5 बार अपने स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर खाना है वो खाना पड़ता है। उसमें मैं अंकुरित अनाज लेता हूँ। हाँ जी, अंकुरित अनाज है, फ्रूट्स वगैरह है, ओट्स, चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, घी, और एक्स्ट्रा जो एक एक्टिविटी आप करते हो बड़े लेवल, तो मसल्स को रिपेयर करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत लगती है। सप्लीमेंट्स जी। अच्छा, सप्लीमेंट से मुझे याद आया, युवाओं में बहुत प्रचलित है जी सप्लीमेंट्स। अब आप सप्लीमेंट्स की हानियों के बारे में बताइए, अगर कोई उसके पैरामीटर्स पे नहीं है तो। जी, मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है सर, बिना नॉलेज के आजकल युवा कुछ भी यूज कर लेते हैं। हाँ। और यूज करना क्या चाहिए उनका मुझे पता भी नहीं है। हाँ। मतलब क्या यूज कर रहे हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन, जो आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। प्रोटीन आता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन 2500 रुपए किलो करीब। 2500 रुपए किलो। और आजकल के युवा जो है जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत लो क्वालिटी का और बहुत कमजोर क्वालिटी का प्रोटीन वगैरह खाते हैं, जो नकली बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें भी नकली होता है? जी सर, बहुत, इसलिए बहुत मार्केट ऐसा चल रहा है आजकल के ओरिजिनल 10% और नकली 90%। अच्छा जी। और सबसे बड़ा अभी 35 करोड़ का सप्लीमेंट फेक पकड़ाया है। अच्छा जी। और वो किडनी और लीवर को डैमेज करता है। उसके अलावा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए, जिसमें स्टेरॉइड यूज करते हैं। स्टेरॉइड जी, जो इंसुलिन वगैरह है, बहुत सारे स्टेरॉइड है उसमें, इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं, टेबलेट फॉर्म में आते हैं, जल्दी बॉडी बनाने के लिए वो यूज करते हैं। ये सब चीज हार्ट को, किडनी को, लीवर को, आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से डैमेज करती है जी। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, और बेहतर सप्लीमेंट आप जो खा रहे हैं उसको सही पहले यूज कीजिए, पहले जानकारी निकालिए आप क्या ले रहे हो। अच्छा, जैसे मान लो कि ये आपने बताया कि 90% नकली है जी, तो
अच्छा, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस है या फिर कोई पर्टिकुलर जैसे जगह हम बोलते हैं ना, मुझे तो लगता है कि कोई कोच हो जी जी, उससे ही पूछ के लिया जाए तो सबसे अच्छा है ना। जो प्रोफेशनल एथलीट है, जो आपकी जिम में ट्रेनर वगैरह है, पहले जानकारी निकालिए। जो एक होता है, एक इस फील्ड में भी काफी है जो पैसे कमाने के लिए करते हैं, और एक होते हैं मेरे गुरु जो जितेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी, समर्पित है खिलाड़ियों के प्रति। वो चाहते हैं कि और आगे खिलाड़ी निकले और अपने उज्जैन का, देश का नाम रोशन करें। आप सही गाइडेंस में सही तरीके से आप यूज करोगे कोई भी चीज लेके, तो आपको ओरिजिनल अगर मिलेगी तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे उन चीजों के। बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन पर केजी। अगर आप अच्छे एथलीट हो तो पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ता है बॉडी वेट के हिसाब से। मान लो मेरा बॉडी वेट 100 केजी है तो मुझे 200 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। 100 केजी पे आपको कितना चाहिएगा? 200 ग्राम प्रोटीन। 200 ग्राम पर डे का? पर डे का। अच्छा जी। तो आप डेली की डाइट के बेसिस पे आप उसको पूरा नहीं कर सकते। अच्छा। और ऊपर से वेजिटेरियन डाइट तो आप पूरा कर ही नहीं सकते, और मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, वेजिटेरियन, बहुत अच्छी बात। तो मुझे सप्लीमेंट्स प्रोटीन वगैरह का लेना पड़ता है उसको इंटेक को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट नहीं लूंगा तो मेरा जो मसल के टिश्यू जो टूटते हैं वो रिपेयर नहीं होंगे। जब वो रिपेयर नहीं होंगे तो बड़ी साइज में बनेंगे नहीं और मेरा मसल लॉस हो। टिश्यू कैसे टूटते हैं? होता क्या है कि आप जिम जाते हो, तो आप बोलते क्या है जिम में बॉडी बनाने जा रहे हैं, पर एक्चुअली होता क्या है जिम में जब आप वर्कआउट करते हो तो मसल के टिश्यू जो होते हैं बारीक बारीक वो टूटते हैं। वो ऐसा तो नहीं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कई बार जैसे पहली बार कोई आदमी जिम में जाता है, सारी मशीनें यूज करता है, दूसरे दिन उठता नहीं है, मतलब टिश्यू टूट चुके हैं। वो मसल वही बात है ना। टिश्यू होता क्या, मसल जिम में जाते हैं तो टिश्यू ब्रेक होते हैं, अच्छा, टूटते हैं अपने जो मसल, और वो पेन भी करते हैं जी, वो पेन करते हैं, टिश्यू टूटते हैं। और जब आप प्रॉपर डाइट अच्छी है, जो न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट से ये सब चीजें लेते हो तो वो जो टिश्यू होता है वो बड़ी साइज में बनता है। अच्छा जी, रिपेयर होके बड़ी साइज में बनता है। अच्छा, तो इसलिए आपका मसल ग्रोथ होता है और बड़ी साइज में मसल इंक्रीज होता है जी। ये आपको उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट और पर्याप्त एक न्यूट्रिशन का एक चार्ट बनाना पड़ता है। अच्छा। उसके हिसाब से लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है। मतलब पूरा का पूरा आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड है जी, है ना। बहुत कम ऐसा होता होगा कि वो इधर उधर कहीं से। सर मैं बस दिनचर्या बता, मैं दोपहर तक आता हूँ, शाम को फिर मैं शाम को सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे जिम में प्रैक्टिस करता हूँ, शाम को 7 से 9:30 या 10 बजे तक घर पे मैंने सेटअप लगा रखा है। मैं आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करके फिर शाम को 2 या 2.5 घंटे। अच्छा, शाम का खाना कितनी बजे का है? जी, शाम को कोशिश करिए जितना जल्दी खा सको आप। अच्छा। आप खाना खा लीजिए, मैं 7 बजे शाम का खाना खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा जी। और ये एथलीट की आपने पूरी प्रॉपर लाइफस्टाइल, उसकी दिनचर्या बताई। दिनचर्या एक थोड़ा सा होता क्या है कि खान पान गलत है। अपना जो पाचन तंत्र वो सूर्य के हिसाब से चलता है सर। जब सूर्य उदय होता है तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, तो सुबह का नाश्ता और सुबह का खाना अच्छा खाइए। और जो सूर्यास्त होता है तो आपका पाचन तंत्र कमजोर होता जाता है, तो सूर्यास्त होते होते आपको उस डाइट को धीरे धीरे कम करना पड़ता है। पर होता क्या है, अपन उल्टा करते हैं, सुबह कम खाते हैं और रात को पेट भर के खाते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल, ये जो वेट बढ़ना है, ये सब समस्याएं आती है। आयुर्वेद इसे आयुर्वेद की भाषा में इसको इस प्रक्रिया को जठराग्नि बोला गया है शायद। तो जब सूर्य का उदय होता है और पेट खाली हो जाता है तो अपने शरीर के भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है पेट के अंदर, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, है ना। जैसे वही कि हवन के भीतर आपने समीधा डाली तो समीधा फिर वो अग्नि बन के उसका मतलब पाचन करेगी, अच्छा रस बनाएगी, रस से फिर आपका मतलब जो भी आगे डेवलप होना, उसका रक्त बनना है, सारी प्रक्रिया होगी। निश्चित रूप से बड़ा सरल भाषा में आपने बोला कि उदय के साथ खाओ और उदय के बाद अस्त के समय आप उसे कम करो, यानी आप करोगे भी अधिक डाइट करोगे तो भारी पड़ जाएगी। यही होता है। मुझे लगता है कि आमतौर पर रात का खाना ही ज्यादा खाते हैं जी सर, ज्यादा ओवर, है ना। बिल्कुल, मुझे पास बहुत सारे आते हैं, बोले आप यार वजन कम करवा दीजिए मेरा। सब उन्हें बताता हूँ कि नॉर्मल सा ये कॉन्सेप्ट आप अपनाइए, आपका पूरा शेड्यूल जमाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए, अब इस यात्रा को बड़ी रोचक आपने तरीके से बताया। आप ये कहानी ऐसी लग रही है जैसे कोई खत्म ना हो, मैं सवाल पूछता रहूं, आप बोलते रहें, लेकिन कुछ समय का भी हमें ध्यान रख के आगे चलना है। तो अब मेरे आगे छोटे छोटे से 2-4 सवाल और बाकी हैं और इसी के साथ फिर हम इसका समापन भी कर लेंगे। युवाओं के लिए हम चाहेंगे कि आप संदेश दीजिए, जो समाज के युवा हैं जिनमें को आप देखते हैं संभावना की तौर पे, या आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको जो ठीक लगे। एक संदेश हमारे समाज के युवाओं के लिए जरूर दीजिए।
युवाओं से मेरा, समाज के युवाओं से मेरा यही संदेश है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति कम से कम 45 मिनट तो निकालिए। या तो आप वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए। 45 मिनट आप समय निकालिए खुद के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। एक अच्छे शरीर के अंदर एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है सर। हाँ, बिल्कुल। वो हमारे एक सर थे जी। मैं 7वीं कक्षा में था, गांव में पढ़ता था। तथा हमारी अंग्रेजी उस समय बड़ी वीक थी, तो एक बात बोलते तो मुझे आज तक याद है, इन ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। तो वो मुझे आज तक याद है। सही बात है, आज आपने उसको रिपीट किया। एक अच्छे स्वास्थ्य शरीर के अंदर अच्छी बुद्धि का विकास होता है। तो आप शरीर को अगर स्वस्थ रखेंगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव रहिए हमेशा, तो आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। किसी परिस्थितियों में आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है, या स्वास्थ्य अगर अच्छा है, तो माइंड पॉजिटिव रहेगा। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की आप में क्षमता आती है। तो समाज के युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि स्वास्थ्य के प्रति सहज रहिए और सभी गलत कामों से दूर रहिए। बहुत बहुत अच्छा संदेश है आपका। एक और बात बताते जाइए और एक और संदेश भी देते जाइए। आपने कैरियर में 10 साल के कैरियर में सफलता असफलता सबका स्वाद देखा, सबका स्वाद चखा आपने। कई युवा असफल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। एक आप असफलता से कैसे पार पाए जाए? आपने तो क्या है कि सारी चीजें हो गई, मतलब खेल के टाइम पे आपका हाथ का टूटना, इंजरीज होना, सारी चीजें बदलना, बहुत बार आपने इसको अपने आप में महसूस किया। असफलता से कैसे पार पाया जाए, क्या सोचते हो आप इसके? मेरा ऐसा मानना है, असफलता से आपको और मजबूत होना चाहिए। अपने माइंड को और प्रिपेयर करना चाहिए कि आज ऐसा हुआ है, कल मेरे लिए इससे अच्छा बेहतर लिखा हुआ होगा। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। देखिए सर, आपको हर किसी व्यक्ति को कोई दबा सकता है, आपकी मेहनत को तो अभी कोई नहीं दबा सकता। आप अगर मेहनत करते रहे, आपकी मेहनत पे आपको भरोसा है, अच्छा, कभी डिमोटिवेट मत होइए। ठीक है, आज जो गलत हुआ है कल अच्छा होगा। अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा। और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। पॉजिटिव रहिए। बड़ा अच्छा संदेश अजय जी के द्वारा दिया गया। और हम इस कर्मयोगी सीरीज के अंतिम दौर में एक आखिरी प्रश्न के साथ इसको पूरा करेंगे। और एक बार और मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ लूं कि समाज से आप क्या अपेक्षा रखते हैं हर विषय में, केवल खेल नहीं? जी देखिए, समाज से मेरा यही आग्रह है कि हमारे समाज बहुत बड़ा एक बाहुल्य समाज है जी। सभी समाज के व्यक्तियों को समन्वय बना के रखना चाहिए। शिक्षा, कारोबार, व्यवसाय, कृषि, हर फील्ड में हमारा समाज बहुत आगे है सर, बहुत बड़ी समाज है। बस उसको सही तरीके से करना आना चाहिए। आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आप किसी भी फील्ड में हो, मान लो आप खेती कर रहे हो, तो करिए उसे प्रोफेशनल तरीके से और सही समन्वय बिठा के। कि आप वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे मैं जिम जाता हूँ, मैं करता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे ही किसी नॉर्मल तरीके से लेता या सोचता कि क्या सिर्फ ये इसी स्वास्थ्य के हिसाब से करूँ मैं, पर मैंने लक्ष्य निर्धारित किया। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और समाज के युवा जो है उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। आपने बताया था, आपने बीच में बात हुई थी कि आप सिर्फ खेती के भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए युवाओं को आगे निकलना पड़ेगा। कभी किसी को किसी फील्ड में जाना, कोई आज हमारे युवक बहुत सारे डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं सर। तो मेरा यही कहना है कि आगे बढ़ते रहो। डिमोटिवेट तो मैंने अभी बात आखिरी में वही आ जाती है कि डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। अच्छा जी, अपने लक्ष्य के प्रति सहज रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो यही कहना है मेरा। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कर्मयोगी सीरीज में आने के लिए। और हम ईश्वर से, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो ये विजय यात्रा है ये निरंतर चलती रहे। आप देश के लिए खेलें, समाज का भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता, अपने गांव का नाम रोशन करें। और आने वाले ओलंपिक में आपके खेल को शामिल होने की अग्रिम बधाइयां देते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कर्मयोगी सीरीज के माध्यम से आज हमारे बीच उपस्थित हुए अजय जी आंजना, उन्होंने उनकी जो जीवन यात्रा बताई है वो निसंदेह काबिले तारीफ है और सभी समाजजनों को गौरव कराने वाली है। एक हमारे बीच का हमारा भाई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और हम इस कर्मयोगी सीरीज के माध्यम से
विभिन्न विभिन्न फील्ड में काम करने वाले कर्मयोगियों को ढूंढकर और उनसे बातचीत करके उनकी जीवन यात्रा को आपके सामने रखेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है, अंतिम 2 लाइनों के साथ में इसको खत्म करना चाहूँगा कि हुनर की चौखटों पर सर लगा कर आए हैं, हम दांव पर अपने मुकद्दर लगा कर आए हैं। तो जब कोई सोच ले, कोई ठान ले कि मुझे निश्चित रूप से सफल होना है, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे प्रयासों को भगवान भी मदद करते हैं, वो भी कृपा करते हैं। तो आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार में नए नए अभिनव प्रयोग करके समाज के लिए कोई एक अच्छा नया ट्रैक बनाने का प्रयास कर रही है। इसमें आप सभी का सहयोग बना हुआ है और आप सभी के सहयोग से ही ये संचालित हो रही है। तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद।